नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पोजीशन। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और वो सभी लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस एग्जाम से जुड़ी प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, अ रिवर वाटर सैंपल हैज pH of 4 and suspended solid concentration of 100 milligram per liter. If alum is chosen as a coagulant, what will be the coagulation mechanism? मतलब नदी का जो पानी है वो एसिडिक है और टोटल सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया गया है, टोटल सस्पेंडेड कॉन्सेंट्रेशन है 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो कोगुलेंट लिया गया है एलम। तो अब इसका जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा? ए, आयनिक लेयर कंप्रेशन ओनली, बी, स्वीप कोगुलेशन एंड पॉलीमर ब्रिजिंग, सी, पॉलीमर ब्रिजिंग ओनली, या डी, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, सरफेस एब्जॉर्प्शन एंड आयनिक लेयर कंप्रेशन। तो इसमें जो पॉलीमर ब्रिजिंग और स्वीप कोगुलेशन जो मैकेनिज्म है, तो स्वीप कोगुलेशन मैकेनिज्म जनरली 6 to 7 pH के बीच में होता है और इसका pH है 4। तो इसलिए ये यहाँ स्वीप कोगुलेशन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, सरफेस एब्जॉर्प्शन एंड आयनिक लेयर कंप्रेशन। डी विल बी द करेक्ट आंसर। और इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। चार्ज न्यूट्रलाइजेशन तब होता है जब पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। सरफेस एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि किसी सरफेस पे आप चिपक जाएं तो जो कोगुलेंट है उसका जो सरफेस होगा उस पे कोलॉइडल पार्टिकल जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो चिपक जाएंगे। और आयनिक लेयर कंप्रेशन क्या होता है कि a high ion concentration compresses the layer composed of negatively charged ions towards the surface of the colloid। तो जो हाई आयनिक लेयर है वो जो है दबा देती है और दबा के वो सरफेस पर पहुंचा देती है कोलॉइड्स को। तो ये होता है आयनिक लेयर कंप्रेशन। तो ये सारा ही मैकेनिज्म यहाँ पर होगा, सिर्फ पॉलीमर ब्रिजिंग यहाँ पर सिर्फ स्वीप कोगुलेशन यहाँ पर कम होगा। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following is most commonly used raw material in flue gas desulfurization units? flue gas desulfurization मतलब जो थर्मल पावर प्लांट या किसी भी इंडस्ट्री से जो एग्जॉस्ट निकलता है उससे सल्फर को हटाना। इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, मेरे चैनल पर हैं। तो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन में कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है? सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ लाइमस्टोन। सबसे आसानी से वो मिलता है, आसानी से वो यूज होता है और इफेक्टिव भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, leachate generated from a legacy municipal solid waste dumping site has to be collected and managed carefully। ठीक है, which one of the following statements is correct in the context of treatment of leachate from such a site? तो लेगेसी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट वो होता है जहां सालों से म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंप किया जा रहा है, वहां पर लीचेट जनरेट होगा अक्सर रेनी सीजन में। तो अब क्वेश्चन कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, लीचेट मैनेजमेंट को या लीचेट ट्रीटमेंट को दर्शाता है? A, settling chamber followed by microfiltration units are required. No. Modular treatment units targeting dissolved organic matter and salts are required. इसको बाद में देखेंगे। Only biological treatment like ASP, that is activated sludge process, with extended aeration are required. No. Only a combination of anaerobic aerobic treatment units is required. इसका सही उत्तर होगा B, modular treatment units targeting dissolved organic matter and salts are required। क्योंकि जो लिचिट होता है ना उसमें dissolved organic matter बहुत ज्यादा होता है और सॉल्ट भी बहुत ज्यादा होता है। और मॉड्यूलर ट्रीटमेंट यूनिट वो होता है जो कि मूवेबल होता है, यहाँ पर आपने इंस्टॉल किया, वो उसने अपना काम किया, फिर आपको मूव करके कहीं और उसको ले गए। तो बी सही उत्तर होगा, मॉड्यूलर ट्रीटमेंट यूनिट्स विद टारगेटिंग डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लिचेट और ट्रीटमेंट ऑफ लिचेट फ्रॉम सच अ साइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के सिलसिले में कौन सा स्टेटमेंट सही है? A, water vapor does not contribute to global warming। ये सही नहीं है। Global warming is likely to increase the productivity of plants due to CO2 fertilization। Global warming होगा कब? जब वातावरण में, एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और प्लांट्स को CO2 चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए। तो जाहिर है कि जब CO2 बढ़ेगा तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट बी सही है। ठीक है, और सी भी गलत है। CFCs do not cause global warming। CFCs do cause global warming but can cause ozone layer depletion in stratosphere। CFC ओजोन लेयर डिप्लेशन भी करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी करते हैं। HFCs and HCFCs are good substitutes for ozone depletion substances।
as they cause neither global warming nor ozone layer depletion. ये भी सही नहीं है. HFCs और HCFCs ये good substitutes for ozone depleting substances तो हैं, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग भी करते हैं और ओजोन लेयर डिप्लीशन भी करते हैं, लेकिन कम करते हैं. CFCs सबसे ज्यादा ओजोन लेयर डिप्लीशन करते हैं, पर HFCs और HCFCs कम डिप्लीशन करते हैं, पर करते हैं. ठीक है. तो करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ बी है. ग्लोबल वार्मिंग इज लाइकली टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स ड्यू टू CO2 फर्टिलाइजेशन. ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है और ये एग्जाम में अलग अलग तरीकों से पूछ लेते हैं. 5वां सवाल, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम्स which one of the following is not a correct statement? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं. The growth of an organism such as plant may be dependent on a number of different factors such as sunlight, mineral nutrients, nitrates, phosphates, etc. Liebig's law states that growth occurs at the rate permitted by the most limiting factor. ये सही है. जैसे कोई पौधा है, उसको न्यूट्रिएंट्स से प्रॉपर मिल रहे हैं, सनलाइट से प्रॉपर मिल रहा है, पर पानी उसको कम मिल रहा है. ठीक है. तो जिस रेट से पानी मिलेगा उसी रेट से पौधा बढ़ेगा, क्योंकि पानी ही यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर होता है. तो लीबिग्स लॉ यही है और ये सही है स्टेटमेंट. द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमिन्ड बाय इट्स लिमिटिंग रिसोर्सेज. कैरिंग कैपेसिटी इज द अपर लिमिट ऑफ एन इकोसिस्टम अप टू विच इट कैन प्रोवाइड द बेसिक नीड्स टू द पॉपुलेशन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस. तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय लिमिटिंग रिसोर्सेज. ये भी सही है कि जितने रिसोर्सेज हैं और उसमें जो रिसोर्स सबसे कम है उसी हिसाब से पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी होगी, कितना पॉपुलेशन वहां फल फूल सकता है. ये भी सही है. सी द रामसार कन्वेंशन ऑन लेक्स एंड बैकवाटर सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस is an international treaty for the conservation and sustainable use of lakes and backwater systems. The treaty was signed in 1981 and became effective in 1985. ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटी 1971 में साइन की गई थी और तभी से ये इफेक्टिव है. ठीक है. फिर आखिरी स्टेटमेंट है, the red data book contains lists of species whose continued existence is threatened. Species are classified into different categories of perceived risk. Each red data book usually deals with a specific group of animals or plants and fungi. तो इसमें से सबसे गलत जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है सी, क्योंकि रामसार कन्वेंशन 1971 का है, ना कि 1981 का. आंसर है सी. बाकी सारे स्टेटमेंट्स सही है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following statements correctly defines the concept of extended producer responsibility? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो डिफाइन करता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को? पहला स्टेटमेंट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर फॉर एनवायरमेंटली साउंड डिस्पोजल ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ. क्योंकि प्रोडक्ट हमने अगर बनाया है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने प्रोडक्ट बनाया, तो जब प्रोडक्ट खत्म होगा, उसका एंड ऑफ लाइफ होगा, तो उसका एनवायरमेंटली साउंड डिस्पोजल या रिसाइकलिंग या कैसे होगा, ये भी मेरी जिम्मेदारी है. तो ये तो सही है. दूसरा स्टेटमेंट है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर फॉर एनवायरमेंटली साउंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर द प्रोडक्ट. ये कह रहा है कि आप प्रोडक्ट जो बनाएं वो एनवायरमेंटली साउंड इको फ्रेंडली तरीके से बनाएं. तो सिर्फ यही इनफ नहीं है. ठीक है. ये इनफ डेफिनेशन नहीं है, अधूरी डेफिनेशन है. सी है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर फॉर एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज until it is sold in the market. तो मैं इको फ्रेंडली तरीके से प्रोडक्ट बनाऊं और इको फ्रेंडली तरीके से उसको मार्केट में बेचूं. ये भी अधूरी डेफिनेशन है. डी है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर फॉर एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट अंटिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ. कि मैं एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट तरीके करूं उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड तक. तो डी भी सही है. ये एक मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन था जिसमें कि ए और डी दोनों सही उत्तर हैं. ठीक है. आंसर इज ए एंड डी बिकॉज इट्स एन MSQ आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, इफ जी रिप्रेजेंट्स गिब्स फ्री एनर्जी सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. तो जी है गिब्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी क्या होगा? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम. सही है. इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0, रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड. ये भी सही है. If delta G, change in Gibbs free energy, is more than 0, reaction will not proceed forward. ये भी सही है. तो D all of the above. ठीक है. Question number 8. For effluents generated by a molasses-based distillery and wood-based pulp and paper industry, which of the following statements is and are not correct? तो एक molasses-based distillery है और एक wood pulp-based paper industry है. उसके effluent के बारे में कौन सा statement सही नहीं है? Both effluents have high toxicity. Yes. Both effluents generally have BOD greater than 15,000 ppm. ये भी सही है.
सी बोथ द एफ्लुएंट्स हैव हाई पीएच, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, डी नन ऑफ द अबव। सी सही उत्तर होगा क्योंकि दोनों एफ्लुएंट्स का लो पीएच होता है, ठीक है, बोथ एफ्लुएंट्स हैव लो पीएच, ठीक है। 9 PM2.5 concentrations in the ambient air can be measured using, तो PM2.5 का कॉन्सेंट्रेशन एम्बियंट एयर में मतलब आसपास की हवा में कैसे मेजर कर सकते हैं? ए बीटा एटेन्यूएशन मेथड, सी केमिल्यूमिनेसेंस मेथड, सी ग्रेविमेट्रिक मेथड, या डी नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, या ई, ए एंड सी। इसका सही उत्तर होगा ई, ए एंड सी, क्योंकि केमिल्यूमिनेसेंस मेथड और नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड ये गैसेस के लिए होता है। अब इन सारे मेथड्स को बारी बारी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो बीटा एटेन्यूएशन मेथड बैम जो होता है, बीटा एटेन्यूएशन मॉनिटरिंग या बीटा एटेन्यूएशन मेथड इज अ वाइडली यूज्ड एयर मॉनिटरिंग टेक्निक, तो ये एयर का है, employing the absorption of beta radiation by solid particles extracted from airflow. This technique allows for detection of PM10 and PM2.5, which are monitored by most air pollution regulatory agencies. ठीक है, तो ये solid substances, solid particles के लिए हैं जो हवा में होते हैं, PM10 PM2.5 दोनों इससे मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये तो सही उत्तर था ही। In chemiluminescence, that is CL, excess energy of a certain chemical reaction involving the species to be determined is released as light. The chemical reaction makes the chemiluminescence method selective. Unlike other photometric techniques, no incident light is necessary to obtain chemiluminescence signals. तो ये gases के लिए होता है। अब नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड NDIR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? इट एनालाइजेस गैसेस बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक absorption wavelengths in the mid infrared range caused by their molecular vibrations. तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से वाइब्रेट करते हैं और वो मिड इंफ्रारेड रेंज में क्या रेडिएशन इमिट करते हैं और उनको एनालाइज किया जाता है नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है। Question number 10. Biodegradable wastes like vegetable peeling from kitchen are usually processed by composting technique. Which of the following options regarding the processing of biodegradable wastes are correct? तो बायोडिग्रेडेबल किचन वेस्ट है, उसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए वर्मी कंपोस्टिंग इज रिलेटिवली फास्टर देन विंडरो कंपोस्टिंग, हाउएवर वर्मी कंपोस्टिंग इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑन लार्ज कमर्शियल स्केल। दिस इज ट्रू, वर्मी कंपोस्टिंग फास्ट होता है लेकिन कमर्शियली लार्ज स्केल पे ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है। बी द विंडरो हाइट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल एज लार्ज एज विंडरो हाइट, एज लार्ज विंडरो हाइट may cause compaction due to self weight. ये भी सही है। The windrow height should be as large as possible, that will help to ensure appropriate temperature within the windrow. ये इफी है। Earthworms facilitate the growth of microorganisms and break down complex organic molecules to simpler ones using enzymatic reactions. तो A और D जो है वो पूरी तरह से सही है, तो आंसर होगा A और D। और विंडरो कंपोस्टिंग क्या होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये है विंडरो कंपोस्टिंग, ऐसे हीप्स में सॉलिड वेस्ट रखा गया और इसका जो हाइट है बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, हिसाब से होना चाहिए ताकि अच्छे से एरेशन हो सके। Window composting consists of forming long, narrow rows or windrows roughly twice as wide as they are high and as long as the space allows. Windrows are the most common method of composting in USA. Windrows can be turned periodically or have perforated pipes underneath them to allow airflow. ठीक है, तो ये विंडो कंपोस्टिंग के बारे में आपको मैंने बताया और आज के लिए इतना ही। आशा है ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आने वाले हैं, उनका मैं अलग से 1 या 2 प्रैक्टिस टेस्ट लाऊंगी जिसमें कम से कम 10 टाइप के न्यूमेरिकल्स में कवर करूंगी। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करें, प्रैक्टिस टेस्ट बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो प्लीज पेशेंस रखें और एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।